हेलो, वेलकम स्टूडेंट्स। मैं रविकांत सिंह आप सभी लोगों का अपने इस यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूँ। तो जैसा कि हम लोग वेक्टर्स पढ़ रहे थे और ये वेक्टर हमारा कंप्लीट हो चुका है, अब हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे इस पे, ताकि हमारा जो भी हमने वेक्टर्स पढ़ा है वो हमारा कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो जाए। ठीक है चलिए, इसी में हमारा पहला क्वेश्चन जो है कहता है फाइंड द वेक्टर जॉइनिंग द पॉइंट्स ए एंड बी व्हिच इज पॉइंटिंग फ्रॉम ए टू बी। हमें ए से बी को ज्वाइन करने वाले वेक्टर बताना है। क्या वेक्टर होगा? देखो, हमारे पास क्या है, एक पॉइंट ए है, ए से बी की तरफ पॉइंट करने वाला। ये ए हो गया, ये बी हो गया। इसके कोऑर्डिनेट दिए गए हैं 1 1 -1, इसके कोऑर्डिनेट दिए गए हैं 2 -3 4। तो हमसे बोलता है कौन सा वेक्टर बोला गया है, ए बी वेक्टर। देखो, जब हमें वेक्टर निकालने को बोले ए बी, ए से बी की तरफ पॉइंट करने वाला, तो आपको क्या करना है कि ये बी के कंपोनेंट, बी के कोऑर्डिनेट है, ए के कोऑर्डिनेट है, तो बी के कोऑर्डिनेट माइनस ए के कोऑर्डिनेट, करस्पॉन्डिंग कोऑर्डिनेट को माइनस कर दीजिए आई जे के टर्म्स में, जो आएगा वही हमारा वेक्टर होगा। मींस ए बी का मतलब समझ रहे हैं, ए बी का मतलब हो गया, इसको हम लोग कह सकते हैं ओ बी माइनस ओ ए। ओ बी मतलब मान लिया यहाँ कहीं ओरिजिन है, ओरिजिन से बी को मिला है, तो ये क्या हो जाएगा 2i कैप माइनस 3j कैप प्लस 4k कैप, और इसके कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा i कैप प्लस j कैप प्लस माइनस k कैप। अब यहाँ पे ob माइनस ओए कर दीजिए, तो यहाँ पे देखा जाए तो ये देखिए ob का मतलब हो गया 2i कैप माइनस 3j कैप प्लस 4k कैप, ये हो गया ob माइनस ओए। ओए हो गया i कैप प्लस जे कैप माइनस के कैप। ठीक है, अब यहां से क्या मिल जाएगा 2i माइनस आई कैप माइनस 3j माइनस के माइनस 4j कैप प्लस 4k प्लस 5 प्लस 1k 5। ये हमारा ए बी वेक्टर आ गया। ठीक है, यही हमारा ए बी वेक्टर, नोट कीजिएगा। चलिए, अब हम बात करते हैं अपने दूसरे क्वेश्चन की तरफ। दूसरा क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, टू वेक्टर्स ए एंड बी आर इंक्लाइंड एट एन एंगल थीटा। दो वेक्टर्स हैं, एक दूसरे के बीच में एंगल कितना है, थीटा डिग्री का एंगल। तो देखो, हमने बनाया ये हमारा ए वेक्टर। ठीक है, ये हमने ए वेक्टर बना दिया। अब हम बनाते हैं बी वेक्टर। ये हमारा बी वेक्टर हो गया। इन दोनों के बीच का एंगल आपको गिवन है, कितना है, थीटा। ठीक, अब आगे पढ़ते हैं। हैव अ रिजल्टेंट सी, इन दोनों का रिजल्टेंट क्या है, सी, व्हिच मेक्स एन एंगल बीटा विद ए। अब इन दोनों का रिजल्टेंट बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें एक पैरेललोग्राम कंस्ट्रक्ट करना पड़ेगा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, ये मिला देंगे, तो ये हमारा सी हो गया। ये कौन सा वेक्टर हो गया, ये हमारा वेक्टर सी हो गया। और ये कितना एंगल बना रहा है, ए से ये बीटा एंगल बना रहा है। इतना समझ में आ गया। अब कहता है कि इफ द डायरेक्शन ऑफ ए एंड बी आर इंटरचेंज देन फाइंड द रिजल्टेंट। पहले हम यहाँ पे रिजल्टेंट निकाल लें, तो यहाँ पे रिजल्टेंट जो आएगा वो आएगा क्या, मैग्नीट्यूड ऑफ ए का स्क्वायर प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ बी का स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी। ये हमारा यहाँ से रिजल्टेंट आ गया, जो हमारा क्या है, सी वेक्टर। ठीक, अब कहता है कि अगर आपने ए और बी का डायरेक्शन इंटरचेंज कर दिया, मतलब अब हमारा बी चला गया कहाँ, यहाँ,
ये हो गया हमारा बी, ई चला गया इधर, ये हमारा ए हो गया। ठीक है, अभी भी इनके बीच का एंगल कितना होगा, अभी भी इनके बीच का एंगल तो थीटा ही होगा। ठीक, अब हम इनका रिजल्टेंट निकालते हैं, तो पैरेललोग्राम कंस्ट्रक्ट कर लेते हैं। ये हमारा रिजल्टेंट होगा सी। अगर हम यहां से अभी भी सी को चेक करें तो सी हमारा क्या होगा, मैग्नीट्यूड ऑफ ए का स्क्वायर प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ बी का स्क्वायर प्लस 2 टाइम मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी। अभी भी रिजल्ट में क्या कोई चेंज आया नहीं, इसका मतलब इसका रिजल्ट कितना, इसका रिजल्टेंट क्या होगा, रिजल्टेंट सेम होगा, जैसा कि पहले था वैसा ही रिजल्टेंट इसका होगा। ठीक, लेकिन अगर यहाँ पे पूछता कि और इसका डायरेक्शन बताइए, तो डायरेक्शन इसका क्या हो गया, डायरेक्शन चेंज हो गया, रिजल्टेंट सेम आर सेम बट डायरेक्शन चेंज। लेकिन डायरेक्शन अब इसका क्या हो गया, बदल गया। देखो ये डायरेक्शन ऐसी थी पहले, पहले ये एंगल जो बी के साथ बनाता था वो क्या था, कम था, अब ये ए के साथ एंगल कम हो गया। मैंने बताया था ना, जो वेक्टर बड़ा होता है उसकी साइड वाला एंगल छोटा होता है, ये हमने पहले ही बता रखा है। तो यहाँ पे ये वेक्टर बड़ा था, इधर का इसका एंगल कम था, अब यहाँ ये वेक्टर कम बड़ा हो गया तो ये एंगल कम हो गया, ये एंगल ज्यादा हो गया, तो इसका मतलब अब हमारा डायरेक्शन चेंज हो गया। तो इस क्वेश्चन को कराने का मतलब ये था कि आपको अगर दो वेक्टर दिए गए हैं, उनका रिजल्टेंट दिया गया है, अगर दोनों वेक्टर को आपने इंटरचेंज कर दिया तो अगर वो सेम मैग्नीट्यूड के नहीं है तो उसका डायरेक्शन चेंज हो जाएगा, मैग्नीट्यूड रिजल्टेंट का सेम ही रहेगा। ठीक, ये हमारा 2 क्वेश्चन हो गया। अब हम तीसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। दूसरे क्वेश्चन को नोट कर लीजिएगा। देखें, हमारा तीसरा क्वेश्चन कहता है कि फाइंड द वेक्टर सम ऑफ फोर्सेस ऑफ 10 न्यूटन 6 न्यूटन। 10 न्यूटन और 6 न्यूटन के फोर्सेस हैं, उनका वेक्टर सम बताना है। तो देखो, हम रिजल्टेंट का फॉर्मूला जानते हैं कि रिजल्टेंट वेक्टर जो आर वेक्टर होता है, इसका जो मैग्नीट्यूड होता है, इसका जो मैग्नीट्यूड होता है वो क्या होता है, हमेशा लेस और इक्वल टू होता है मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी। ठीक है, और ये हमेशा ग्रेटर देन होता है इससे, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए माइनस मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी के मैग्नीट्यूड से। जो हमारा रिजल्टेंट होता है इसका मैग्नीट्यूड हमेशा a प्लस बी से छोटा होता है, लेकिन a माइनस बी से बड़ा होता है। तो अब हमारे पास यहाँ पे 2 वेक्टर्स क्या दिए हैं, 10 न्यूटन और 6 न्यूटन। तो यहाँ पे इसका वेक्टर सम निकालना है। तो देखो, आर वेक्टर ये क्या हो गया, 10 प्लस 6, और ये क्या हो गया, मॉड 10 माइनस 6, तो ये क्या हो गया, 4 लेस और इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ आर इक्वल टू 16। इसका मतलब है कि अब जो हमारा मैग्नीट्यूड होगा, वेक्टर सम हो सकता है, वो क्या हो सकता है, या तो 16 हो सकता है, 16 से बड़ा हो, छोटा होगा, या बराबर होगा, और 4 से बड़ा होगा और बराबर हो सकता है। तो जैसे कैसे देखते हैं, जैसे मान लिया कि हमारे पास ये 10 न्यूटन है, ठीक, ये 10 न्यूटन का फोर्स है, अब हमने 6 न्यूटन का इसके आगे बना दिया, तो ये मैक्सिमम कितना हो गया, 16 न्यूटन। ठीक, वेक्टर सम ही तो है। अब अगर मान लिया वेक्टर का डायरेक्शन अपोजिट हो जाए, तो सेम डायरेक्शन में अगर दोनों वेक्टर्स हैं, दोनों फोर्स अगर सेम डायरेक्शन लग रहे हैं, तब तो ये 16 न्यूटन का फोर्स लगेगा। लेकिन अगर हमारा 10 न्यूटन ये है
और ये हमारा 6 न्यूटन है। तो अब इनका वेक्टर सम क्या होगा, ये होगा, ये क्या आएगा 4 न्यूटन, और इसका डायरेक्शन किधर होगा, इस डायरेक्शन। तो ये हमारा मिनिमम वेक्टर सम कितना होगा, हो सकता है 4 न्यूटन, और मैक्सिमम वेक्टर सम क्या होता है फोर्सेस का 60 न्यूटन हो सकता है। तो ये इसका आंसर है, नोट कीजिएगा, फिर हम आगे चलते हैं। चलिए अब हम कुछ और क्वेश्चन लेते हैं। यहाँ देखिए क्वेश्चन दिया गया है कि गिवन दैट C is equal to A plus B, vector A plus vector B. Also the magnitude of A and B, A, B, C are 12, 5 and 13 units. Then find the angle between them, A and B. A और B के बीच का एंगल हमें बताना है। तो देखो क्या है, C क्या दिया गया है, इन दोनों का रिजल्टेंट, A और B वेक्टर का रिजल्टेंट दिया गया है। इसका मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ R का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है हमारा, मैग्नीट्यूड ऑफ A का स्क्वायर प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ B का स्क्वायर प्लस 2 मैग्नीट्यूड ऑफ A मैग्नीट्यूड ऑफ B। ठीक, अब देखो रिजल्टेंट कितना दिया गया है, A B C 13 यूनिट, ये हो गया 13 का स्क्वायर इज इक्वल टू A दिया है 12 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 12 इंटू 5 इंटू कॉस थीटा होता है। ठीक है, ये हो गया कॉस थीटा। अब यहां से हम कॉस थीटा इक्वल टू देखते हैं कितना आता है, कॉस थीटा इज इक्वल टू 169 माइनस 144 प्लस 25 169 अपॉन 120, ये क्या आ गया 0 डिग्री। ठीक है, तो cos थीटा 0 आया, तो थीटा कितना हो जाएगा, implies that थीटा इज इक्वल टू, cos में किसकी वैल्यू होती है पाई/2, इसका मतलब A और B के बीच की वैल्यू एंगल कितना है 90 डिग्री एंगल A और B के बीच का एंगल है। अब देखिए एक यहाँ क्वेश्चन दिया हुआ है कि फाइंड द सम एंड डिफरेंस ऑफ 2 परपेंडिकुलर वेक्टर्स ऑफ इक्वल लेंथ। इक्वल लेंथ के 2 परपेंडिकुलर वेक्टर्स हैं, उनके सम और डिफरेंस हमको फाइंड करना है। तो देखिएगा कैसे करना है। जैसे देखिए ये हमारा एक वेक्टर ए हो गया, ठीक, इसी मैग्नीट्यूड का एक हमारे पास परपेंडिकुलर वेक्टर है, वेक्टर बी। ठीक है, अब इन दोनों का हमें सम निकालना है। सम निकालने का तरीका मैंने आपको बता रखा है। क्या करेंगे, इस पैरेललोग्राम को कंस्ट्रक्ट करेंगे और ये जो होगा ये हमारा क्या होगा, मैग्नीट्यूड ऑफ ए प्लस बी। ठीक, अब ये 90 डिग्री था, अब ये कितना एंगल बनाएगा 45 डिग्री। अब देखो इसी बोला कि डिफरेंस भी निकालना है, मतलब a माइनस बी निकालना है। अब इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इस बी वेक्टर को नेगेटिव डायरेक्शन ले आना पड़ेगा, तो माइनस बी आएगा। तो इस बी वेक्टर को हमने यहां ले गए, ये हमारा क्या हो गया माइनस बी वेक्टर। अब हमें इन दोनों वेक्टर्स को ऐड करना है, इस वेक्टर को, फिर वही काम करना पड़ेगा। कंस्ट्रक्ट किया और ये हमने ड्रॉ किया, तो ये भी कितना आया 45 डिग्री, क्योंकि ये 90 डिग्री होगा। और ये हमारा क्या आ गया, वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी। तो यहां से आपको क्या दिख रहा है, यहां से आपको दिख रहा है कि मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, इसका मैग्नीट्यूड क्या है, सेम है जितना वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी का है।
क्यों क्यों ऐसा लग रहा है? क्योंकि एंगल सेम है, ये भी स्क्वायर बन रहा है, ये भी स्क्वायर, दोनों स्क्वायर के डायगोनल्स क्या होते हैं? सेम ही होते हैं। तो इसका मतलब दोनों वेक्टर्स का जो ये सम और डिफरेंस है, ये क्या हो गया? इनका रिजल्टेंट भी सेम आएगा। इसका मतलब a प्लस बी का जो मैग्नीट्यूड आएगा और a माइनस बी का जो मैग्नीट्यूड आएगा वो हमेशा सेम आएगा। तो ये हमारा ये क्वेश्चन भी हो गया। अब आगे बढ़ते हैं हम तीसरे क्वेश्चन की तरफ। कहता है 3 नॉन जीरो वेक्टर्स a b एंड c सेटिस्फाई द रिलेशन। अब देखो क्या रिलेशन है, a डॉट b इक्वल टू 0। अब यहाँ से हम लोग क्या कंक्लूजन ड्रॉ कर सकते हैं कि वेक्टर a और वेक्टर b के बीच का एंगल कितना है? 90 डिग्री है, ठीक। एंड a डॉट c इक्वल टू 0, इसका मतलब वेक्टर a और वेक्टर c के बीच का भी एंगल कितना है? 90 डिग्री है। तो हम वेक्टर्स को ड्रॉ करते हैं, देखते हैं। ये हमारा वेक्टर ही हो गया, ये वेक्टर भी हो गया। अब वेक्टर c क्या है? a और c के पर a c परपेंडिकुलर है, इसका मतलब c अंदर भी हो सकता है बाहर भी हो सकता है। तो हम अभी क्या मान लेते हैं कि हमने मान लिया कि वो वेक्टर बाहर की तरफ है, ऐसे। अभी हमने मान लिया कि वेक्टर c हमारा कैसा है? ऐसा है, ठीक। अब देखो तो कहता है देन फाइंड टू व्हिच वेक्टर a इज पैरेलल। a वेक्टर के पैरेलल कौन सा वेक्टर होगा? तो देखो इसके पैरेलल की बात हम कर रहे हैं, इस वेक्टर के पैरेलल कौन सा होगा। तो देखो जैसे ये b है और ये c है, ये c है, तो अगर हम b से c की डायरेक्शन में b से c की डायरेक्शन में आते हैं, ये तो नीचे जा रहा है, ठीक है। देखो हम क्या करते हैं, अगर मान लो ये अंदर की तरफ होता तो मान लिया, दोनों केस देख चलते हैं। देखो मान लिया ये अंदर की तरफ वेक्टर है, अंदर की तरफ, इसका मतलब है हम वेक्टर बी के साइड में उंगलियां रखेंगे और सी की तरफ कर्ल करेंगे। सी की तरफ कर्ल करेंगे तो अंगूठा क्या होगा? इस डायरेक्शन में। ये हमारा क्या होगा? ए के पैरेलल ही तो है। इसका मतलब ये कौन सा वेक्टर हो गया? क्योंकि हमने बी और सी को लिया है, तो बी क्रॉस सी। या अगर मान लिया हम ये वेक्टर हमारा ऊपर की तरफ है, ये ऐसे है, हमने क्या किया? बी को लिया ऐसे, कर्ल किया सी की तरफ, तो अंगूठा डायरेक्शन क्या होगा? नीचे की तरफ होगा। तो भी तो ये वेक्टर एंटी पैरेलल होगा, लेकिन है तो इसका मतलब इसके पैरेलल कौन सा वेक्टर आएगा? बी क्रॉस सी वेक्टर इसके पैरेलल होगा। तो विच वेक्टर इज पैरेलल टू ए मींस बी क्रॉस सी वेक्टर ए के पैरेलल होगा। समझ में आ गया? आप देखो डायरेक्शन निकालना राइट हैंड थंब रूल से आप निकालना सीख गए हो तो आप आराम से कर सकते हो क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चंस को। चलो एक और क्वेश्चन लेते हैं। कहता है द मैग्नीट्यूड ऑफ, ये 4 5 ये 6 हो गया ना, सॉरी ये 6 क्वेश्चन और ये 7th क्वेश्चन। चलिए देखिए, कहता है द मैग्नीट्यूड ऑफ स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स इज 8। स्केलर प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड जो है 8 है और वेक्टर प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड क्या है? 8√3 है, ठीक। फाइंड द एंगल बिटवीन देम। तो इसका मतलब हो गया कि हमको पहला वाला क्या दिया गया है। अब देखो स्केलर प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड क्या होता है? मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी इंटू कॉस थीटा, ठीक। इसका मतलब हो गया पहला क्या दिया गया है? वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड इंटू कॉस थीटा, ये क्या दिया गया है? 8। अब हम यहाँ पे क्या करते हैं? पॉजिटिव साइन ले लेते हैं, क्योंकि मॉड की वैल्यू क्या आती है? प्लस माइनस आती है, वो लिख लिया। और दूसरा क्या दिया है? ये स्केलर प्रोडक्ट हो गया। और वेक्टर प्रोडक्ट की बात करें तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी इंटू साइन थीटा, ये क्या है?
प्लस माइनस 8√3, ठीक है, ये गिवन है। अब हमने क्या किया, हमने दोनों को डिवाइड कर दिया। तो यहां से आपको क्या मिल गया, कॉस अपॉन साइन क्या हो गया, कॉट थीटा, प्लस माइनस 1/√3 कॉट की वैल्यू। इसका मतलब यहां से tan थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, tan थीटा की वैल्यू प्लस माइनस √3। अब देखा जाए तो हमने अब क्वाड्रेंट सिस्टम बनाया, ASTC, ठीक है। तो अब हमारा यहाँ पे tan निगेटिव होगा ना, तो tan सेकेंड क्वाड्रेंट में निगेटिव होगा, पॉजिटिव कब होगा, जब हमारा थर्ड क्वाड्रेंट में होगा। tan थीटा, देखो हमने क्या किया, अगर हमने tan थीटा इज इक्वल टू +√3 लिया तो पहले में आएगा तो थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, tan 60 डिग्री मतलब π/3, ठीक। और अगर हमने tan थीटा की वैल्यू -√3 ली, ये क्या हो जाएगा, ये किस क्वाड्रेंट में जाएगा, सेकंड क्वाड्रेंट में जाएगा। तो यहां पे क्या हो जाएगा, थीटा इज इक्वल टू 120 डिग्री, तो 2π/3, ये हमारा एंगल बिटवीन आ गया, ठीक है। ये हमने एंगल फाइंड आउट कर लिया, नोट कीजिए। ठीक है, तो आज ये 8 क्वेश्चन की 7 क्वेश्चन 8 क्वेश्चन जो भी मैंने कराया इसको प्रैक्टिस कर लीजिएगा। फिर अगली क्लास में मिलते हैं, तो हम इसके आगे कीजिए एक या मैक्सिमम 2 क्लास और लगेगा, तो ये सारे क्वेश्चंस मैं आपको बता दूंगा, जिससे आपका कॉन्सेप्ट थोड़ा बिल्ड हो जाएगा। ओके, थैंक यू।